सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आगरा संभाग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुसुम बिष्ट, स्नातकोत्तर अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की वितान भाग 2 के अंतिम पाठ डायरी के पन्ने का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम रचनाकार के विषय में जानेंगे और उसने किन परिस्थितियों में इसका निर्माण किया, इस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। यह पहला भाग है जिसमें मैंने 8 जुलाई 1942 से लेकर 23 जनवरी 1944 तक की घटना को संग्रहित किया है। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में फरवरी या मार्च महीने में हुई। एन की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित किताबों में से एक है। मूलतः यह डच भाषा में है और अंग्रेजी में द डायरी ऑफ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुई। तब से इसके अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण भी हो चुका है। यही कारण है कि यह डायरी किसी न किसी तरह से लगातार चर्चा में रही है। अब प्रश्न उठता है कि यह डायरी भला किसने और क्यों लिखी। एन की यह डायरी इतिहास के सबसे आतंक व भयप्रद दौर का साक्षात अनुभव कराती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए। हिटलर द्वारा यहूदियों पर अनेक प्रकार से प्रताड़ना देने का काम किया गया। उन्हें यातना गृहों में यातना देने का काम भी किया गया। लेखिका स्वयं यहूदी है और इस दौर की भोक्ता भी रही है। इस युद्ध के दौरान हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक अज्ञातवास में छुपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार अर्थात लेखिका का परिवार, जिस पर मिस्टर एंड मिसेज फ्रैंक, उनकी बड़ी बेटी मार्गोट, दूसरी बेटी एन। दूसरा है वानदान परिवार, जिस पर मिस्टर एंड मिसेज वानदान और उनका बेटा पीटर है। साथ ही साथ एक और व्यक्ति है, मिस्टर डसेल। लेखिका ने नाजियों के कारण यहूदियों के जीवन में आए संकटों का बड़ा मार्मिक ढंग से वर्णन इस डायरी में किया है। लेखिका ने डायरी में एक काल्पनिक पात्र किटी की कल्पना की है और अपने मन की भावनाएं उसे बताई है, और जिस डायरी पे उसने सारा विवरण, सारी संवेदनाएं उकेरी हैं, वह उसके जन्मदिन पर उसे उपहार में मिली थी। लेखिका ने 8 जुलाई को यह काम शुरू किया और 8 जुलाई को ही मार्गोट के लिए बुलावा आ गया था, जिसके कारण अचानक ही उनको समय से पूर्व अज्ञातवास में जाना पड़ा। बुधवार 8 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है कि मानो रविवार के बाद बरसों बीत गए। दरवाजे की घंटी बजी और फिर मैंने मार्गोट को गुस्सा करते देखा। वह कह रही थी, पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई है। वे पापा के अच्छे दोस्त हैं। बुलावे का मतलब क्या होता? बुलावे का मतलब यात्रा शिविरों में जाना। हम पापा को नहीं जाने देंगे। फिर घंटी बजी और नीचे माँ और वानदान को हेलो से बातें करते देखा। असली बात पता चलने पर मैं सदमे से चीखने लगी। बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि मार्गोट के लिए था। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं। माँ ने कहा वह नहीं जाएगी, इसलिए हम छुपने की जगह जल्दी जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें थैलों में भरनी शुरू कर दी। मैंने सबसे पहले यह डायरी ठूसी, इसके बाद रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली, साथ ही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी, क्योंकि स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं काफ़ी सामान ले जा चुकी थी। मैंने भी 2 बनियानें, 3 पैंट, एक ड्रेस, एक जैकेट,
भारी जूते और बहुत कुछ पहन लिया था। लगता था कि हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हैं। मेरा दम घुटने लगा, लेकिन किसको परवाह थी। तुम्हारी ऐन। मेरी प्यारी किटी, मैं अपने परिवार के साथ अज्ञातवास के लिए रवाना हुई। गली में जाते हुए मम्मी ने बताना शुरू किया कि छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत है। ऑफिस में काम करने वाले मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मियप व वेब को उनके विषय में पता है, पर वेब के पिता और जो 2 अन्य सहायक हैं उनको हमारे बारे में नहीं बताया गया। इमारत के विषय में मैं तुम्हें बताती हूँ। तल मंजिल पर अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें इलायची, काली मिर्च की पिसाई व भंडार गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ ऑफिस का प्रवेश द्वार है, फिर दूसरा दरवाज़ा, उसके पीछे सीढ़ियाँ, फिर एक और दरवाज़ा जिस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा है। फ्रंट ऑफिस है ना, वो बहुत बड़ा रोशनी वाला कमरा है। गलियारे का जो अंधेरा कमरा है वो बैंक ऑफिस है। फिर प्राइवेट ऑफिस में शानदार महंगी वस्तुएं हैं, जैसे शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श, एक रेडियो, एक लैंप और भी बहुत कुछ चीज़ें। सीढ़ियों के ऊपर बनी हुई जगह से दाहिनी तरफ का दरवाज़ा, जो हमारे घर के ठीक पीछे की तरफ है, हमारी गुप्त एनेक्स की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे हो सकते हैं। इनमें बाईं तरफ का बड़ा कमरा फ्रैंक परिवार का, अगला छोटा कमरा हम लड़कियों का, ऊपरी तल का हवादार खुला कमरा वानदान परिवार का और एक छोटा कमरा पीटर का। ये रहा हमारा गरीब खाना। लो, मैंने तो अपनी पूरी इमारत की सैर करवा दी। तुम्हारी ऐन। 10 जुलाई। मेरी प्यारी किटी, अब आगे का कुछ किस्सा तो सुनो। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से भरा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते हैं तो सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। माँ और मार्गोट तो क्या हुआ, बिना चद्दरों वाले गद्दों पर ही पसर गए क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। पर मैं और पापा सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियाँ भरते रहे, कीले ठोकते रहे और सामान ठिकाने से लगाते रहे। फिर सुबह उठे। सुबह हमने पर्दे लगाए, रसोई का फर्श रगड़ कर साफ किया और हम लगातार काम में जुटे रहे। अब तो मैं बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। कितना बड़ा परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। तुम। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किटी, मिस्टर डसेल के बारे में आपने सुना है कि उनके बच्चों से बहुत पटती है, पर वे बाबा आदम के ज़माने के हैं। उनके लंबे भाषण सुनकर नींद आने लगती है। यह सुख मुझे को मिला है क्योंकि मुझे उनके साथ यह लंबोतरा कमरा शेयर करना पड़ता है और केवल मुझे को यह सुख मिला है। मुझे ही खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है। मेरे पास एक उपाय है कि उनके लंबे उबाऊ भाषणों को न सुनने का नाटक करूं। ये तो मैं सहन भी कर लेती हूँ, पर वे अच्छे खासे चुगलखोर भी हैं। सारी बातों को मम्मी को बताते हैं और मम्मी तो तनिक भी लिहाज नहीं करती। वे भी उपदेश देने लगती हैं। अगर किस्मत मेरी अच्छी होती है तो मिसेज वानदान मुझे बुलवा भेजती हैं। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में यदि आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरह से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पे होती हूँ तब सारी बातों को याद करके अपने मूड के हिसाब से या तो उन पे हंस सकती हूँ या रोज। शुक्रवार 19 मार्च। मेरी प्यारी किट्टी, आज हमारी खुशी निराशा में बदल गई जब अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। दूसरा कारण 1000 गिल्डर के नोट का अवैध घोषित हो जाना। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वाले और उन जैसे लोगों के लिए जो भूमिगत हैं बड़ा झटका है। नोट बदलवाने के लिए आपको सबूत देना होगा कि ये आपके पास कैसे आया। अगले हफ्ते तक 500 गिल्डर के नोट भी बेकार हो जाएंगे। मिस्टर डसेल घर के कायदे कानून नहीं मानते। वे 4 लोग व अन्य लोगों के साथ पत्राचार कर रहे हैं, जबकि पापा ने इसके लिए मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद कर दें। मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है कि वे फिर से चिट्ठी पत्र शुरू कर देंगे।
दूसरा देखिए, जनाब हिटलर घायल सैनिकों से मिल रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सच में यह सब कुछ करुणाजनक है। घायल सैनिक अपने घाव हिटलर को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से तो एक है जो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था कि एक भी शब्द नहीं बोल पाया। तुम्हारी शुक्रवार 23 जनवरी। आजकल मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली में रुचि हो गई है। मैं आजकल रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती हूँ। मिस्टर कुगलर मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर की प्रति लाते हैं, जिसे पढ़कर मैं अपना फिल्मी ज्ञान बढ़ाती हूँ। लेकिन परिवार वालों को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। मुझ में फिल्मी नायक नायकों और उनकी समीक्षा में रुचि लेते देख मम्मी ने फिक्रा कस दिया कि मुझे बाद में फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सब जानती हूँ। मेरी नई केश सज्जा देखकर सबके चेहरे में मैं असहमति पाती हूँ, इसलिए मेरा हेयर स्टाइल आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिकता। सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। तुम्हारी